अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स से जुनून बाय ज़ोया अली शाह अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कहाँ गई थी तुम लोग और ग्रोसरी का सामान कहाँ है? मीरब जो घबराई हुई रूम के अंदर दाखिल हुई थी, सामने ही बेड पर टांग रखकर बेड क्राउन से सर लटकाए हुए रुमान शाह कहर आलूद नजरों से देख रहा था। शाह, आप कब आए? मीरब डरकर अपने दिल पर हाथ रखते हुए दरवाजे की पुश से टेक लगाए खड़ी हुई थी। मेरे ख्याल से मेरे पूछे गए सवाल का ये हरगिज जवाब नहीं है। ना लहजा बदला, ना नजरों का कहर आलूद होना, बस इसी सवाल को रिपीट किया गया था। शाह, बताया तो था कि हम ग्रोसरी का सामान लेने गए थे। मेरा दिमाग मेरा दिमाग बिल्कुल इस वक्त बंद था, वरना ये जरूर सोचती कि रोमान शाह इससे पहले ही सवाल कर चुका है कि ग्रोसरी का सामान किधर है। मेरा तुम्हें एक बात मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे कड़वे सच से कहीं ज्यादा मीठे झूठ से नफरत है, और तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत कब से पेश आने लगी? लहजा पहले से ज्यादा गुस्से वाला और नजरें पहले से ज्यादा कहर बरसा रही थी। शाह, मैं झूठ तो नहीं बोल रही, बस आपसे डर डर गई थी। मिरहा मैं मिरहा के साथ गई थी। मिरहा को अपने लिए कुछ सामान चाहिए था। मीरा को इस वक्त कोई झूठ समझ नहीं आया, तो इसने मिरहा का सहारा लिया। क्योंकि रोमान शाह समझदार था, तो इसे ये समझने में देर नहीं लगी कि शायद इसकी बहन को कुछ औरतों वाले सामान की जरूरत हो, तो वह इसलिए खामोश हो गया। जबकि मीरब की आंखें नम हो गई थी। बहुत अरसे बाद इसने रोमान शाह की आवाज सुनी। वो गुस्से वाली आवाज सुनते तो बहुत अरसा हो गया था। मीरब सच में रोमान शाह के इस लहजे से डर गई थी। पास आओ, उंगली के इशारे से बुलाते हुए मायने खेज नजरों से देखा। लबों पर जुबान फेरते हुए खुश्क लबों को तर किया, कदम रोमान शाह की जानिब कदम बढ़ाते हुए बहुत अरसे बाद मीरब को यूं डरी हुई सर को झुकाए पास आकर खड़ी हो गई। रोमान शाह की अम्मी के जाने के बाद एकदम खामोश हो गया था। ज्यादातर तो वो रात को बहुत लेट नाइट ही घर आता था और चुपचाप सो जाता था। मीरब की बातों का भी हाँ हूँ में जवाब देता था। मगर आज रोमान शाह एक तो टाइम से घर आया, ऊपर से रोमान शाह के बिगड़े हुए तेवर देखकर मीरब की सिट्टी बिट्टी गुम थी। जब इतना डर लगता है तो मीरब क्यों पहले ही सच सच पहले ही क्यों नहीं बता दिया? हथेली इसके सामने फैलाए हुए लहजा एकदम सॉफ्ट, नजरें भरी मोहब नजरें मोहब्बत भरी थी। सॉरी, हथेली इसके हाथ पर रखते हुए धीमे लहजे में कहा। महक को क्यों साथ लेकर गई थी? इसकी मखमली हथेली को अपने मजबूत हाथ में दबाते हुए इसे अपने पास बिठा लिया। मिरहा ने कहा था। इस वक्त अपनी जान छुड़ाने के लिए नीरज को मिरहा से ज्यादा सेफ सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला था। वो अलग बात थी कि सिक्योरिटी गार्ड साहब अपने भाई के डर से अपने रूम में चली गई थी। हालांकि मीरब ने कहा था कि वो शाह के आने तक इसके साथ रहेगी। मीरब को तो मीरब को तब खुद भी नहीं पता था कि शाह घर आ चुका है, मगर मीरब ने पहले ही आने का मना कर दिया। इसकी तो फोन पर ही ये अपने भाई के गुस्से वाली आवाज सुनकर जान निकली हुई थी। और महक साहिबा तो रास्ते में ही अपनी तारीफ रोमान शाह के फोन से आती आवाज सुनकर रास्ते में से ही 9-2-11 हो गई। अब बची थी बेचारी मीरब, तो इसे भी जो समझ में आ रहा था अपनी जान बचाने के लिए शेर के सामने झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। मिरहा का तो दिमाग खराब है, वो इस लड़की के भरोसे के काबिल नहीं है। इसके साथ ले, वो इस भरो, वो लड़की इस भरोसे के काबिल है कि इसके साथ ले जाया जा सके। वो अपनी जान के जाते हुए तुम्हें समझा कर गई थी कि तुम इनके घर की बड़ी बहू हो और तुम्हें सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभानी है। तुम मिरहा को मना नहीं कर सकती थी। लहजा सॉफ्ट था, मगर लफ्जों में तल्खी बरकरार थी। सॉरी शाह, नाराज मत हो, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मीरब का हाथ बेख्तियार रोमान शाह के जर चेहरे पर गया। सख्त बियर्ड वाले गाल पर हाथ रखते हुए रोमान शाह के मुरझाए हुए चेहरे को बहुत दिनों बाद इतने करीब होकर देखा। क्योंकि जब तक रोमान शाह आता तो मीरब का भी नींद से बुरा हाल हो चुका होता था, और शाह भी आते ही बस सोने की ही करता था। इसलिए आज शाह को इतने करीब से देखा तो रोमान शाह का चेहरा बेहद मुरझाया हुआ और रंगत जर्दी माइल हो रही थी। क्योंकि रोमान शाह अपनी डाइट पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। हर वक्त अम्मी जान को सोचते हुए खुद से बेपरवाह हो गया था। मीरब का दिल रंजीदा हो गया। ये देख कर कि इसके शाह का मगरूर और खूबसूरत खिला हुआ चेहरा आज जर्द रंगत और माँ की दूरी में के गम में मुरझाया हुआ वीरान था। शाह चाहे तो आप शाह चाहे जो भी हो जाए, मगर मैं आपको फिर से जिंदगी जीता हुआ देखना चाहती हूँ। मीरब अपनी जान पर खेल जाएगी, आपको वापस से पहले वाला शाह बनाएगी।
मीरब आपको इस तरह जिंदगी से बेजार नहीं देख सकती। मेरा शाह खूबसूरत मगरूर चेहरे के साथ ही अच्छा लगता है। कहाँ मीरब, कहाँ खो गई मेरी जान? मैं तुम पर पाबंदियां आयद नहीं करना चाहता, बस डरता हूँ मेरे साथ मेरे सारे अगर दोस्त हैं तो दुश्मन भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से बाहर निकलो, तुम पर या मेरा पर कोई आँच आए। और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग महक के नजदीक रहो, तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए। मैं इस लड़की पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता। मीरब जो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी, रोमांच शाह की बातों से वापस होश की दुनिया में आई। वो अपने गाल पर हाथ रखे हुए मीरब के हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखकर इसकी सोचों को डर समझकर इसे समझा रहा था। शाह इसकी बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि मीरब अपने दिमाग में क्या सोच रही है। अगर वह इसकी सोचों की पहली ईंट तक भी पहुंचता तो मीरब को कभी ये कदम नहीं उठाने देता। मगर मीरब अपने शाह के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना फैसला ले चुकी थी। शाहज़ेब, बताएं, आपने मुझे क्या कहना था? मुझे ओपीडी में पहुंचना है। आज बहुत ज्यादा रश है, इसलिए मैं ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकती। शाहज़ेब जो हुमा का हाथ पकड़े हुए अपने ऑफिस रूम में दाखिल हुआ कि हुमा के कुछ 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 अपने बहके हुए खान के अंदाज को समझते हुए फौरन से अपनी बात कही। बहुत फिक्र है डॉक्टर साहिबा तुम्हें अपने मरीजों की। कभी अपने इस घर के मरीज का भी ख्याल कर लिया करो। कल तुम्हारी डबल ड्यूटी है। और परसों मोहतरमा ने अपनी फ्रेंड की हेल्प करते हुए डबल ड्यूटी ले रखी थी। सारा दिन अपने मरीजों के साथ बिजी थी। शाम को तुम्हें अपने क्लिनिक के मरीजों की याद सताने लगती है। इस सारे वक्त में मैं कहाँ हूँ? इसका जवाब दो। इसके कंधे पर दोनों हाथ रखते हुए इसे अपने करीब कर लिए। शिकवा को नजरों से देखते हुए जवाब चाहा। आज तो मेरे शौहर ने अपनी शिकायतों के सारे बांध ही तोड़ दिए हैं। बताइए, मेरे घर के मरीज को मुझसे किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए? शाहजेब का शिकवा सुनकर मुस्कुराते हुए लबों से कहा, बाकी सब तो बाकी सब कुछ तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो फिलहाल माउथ टू माउथ अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो मरीज की सांसें बहाल हो जाएंगी। लहजा शरारती, नजरें शौक थी। डॉक्टर साहब, जरा इर्द गिर्द नजरें दौड़ा कर देखें, आप हमारे रूम में नहीं हॉस्पिटल में खड़े हैं। हमारा रूम हो या हॉस्पिटल, बीवी तो मेरी जाती है। हटे, छोड़े मुझे। शाहजेब को पर झुके हुए देखकर इसके सीने पर हाथ रखते हुए उमा पीछे हुई। नहीं नहीं, हमारी शादी हुई है। शौहर के साथ बहुत ज्यादती कर रही हो। शादी को 25 दिन हो गए हैं, आप कहाँ से नहीं रह गई? रूम से बाहर जाते हुए दरवाजे पर पलटी। आज रात को जरा विटामिन खाकर हमसे मिलने आना। डॉक्टर साहिबा, आज की रात आपको ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ सकती है, तैयार रहिएगा। इसे जाते हुए देखकर एक ठंडी आह भर के शाहजेब ने धमकी दी थी। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहिब, मुझे आज भी डबल ड्यूटी ही लेनी है चाहिए। किसी फ्रेंड का भला हो जाएगा और मेरी सेहत भी बची रहेगी। हॉस्पिटल से उठाकर ले जाऊंगा अगर ऐसी कोई हरकत भी की तो। इसकी धमकी पर शाहजेब ने कदम की इसकी जानिब तेजी से बढ़ाते हुए इसे पकड़ना चाहा। मगर वो बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए इसके इरादों को भांपकर अपने व्हाइट कोट में हाथ डाले जल्दी से रूम से बाहर जा चुकी थी। डॉक्टर साहिबा, आज की रात तुम पर बहुत सख्त होने वाली है। आज सारे हिसाब मुकम्मल करूंगा। अपनी 4 रातों के ठंडी आह बढ़ते हुए अकेले में सोचकर मुस्कुराया। ये दुनिया गम तो देती है, शरीक के गम नहीं होती। किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती। मैडम, कुछ खाने का होश है न पीने का? खैरियत तो है? कहीं मोहतरमा को इश्क नाम की बीमारी तो नहीं होगी? माही को सीने पर हाथ बांधे हुए छत को खाली खाली नजरों से घूरते हुए देखकर शिफा ने बड़े शायराना मिजाज से शायरी करते हुए कहा, छी खफा की छी खफा की बच्ची, तुम कम से कम शेर तो कोई तहजीब वाली लेती। इसकी आवाज पर माही हंसते हुए बोली थी, शायर को छोड़ो मेरी जान, तुम अपनी बीमारी का इलाज करवाओ। मैंने सुना है कि बीमारी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है वो खतरनाक होती जाती है। इसके गले में एक बाजू डालकर इसके पास बैठी हुई बड़ी संजीदा मिजाजी से इसकी रहनुमाई की। अल्लाह ना करे मुझे कोई बीमारी हो। शिफा की बच्ची, कभी अच्छा बोल लिया करो। अपने गले से इसका हाथ निकालते हुए इसे चुटकी काटी। ओह बदतमीज जंगली, कितनी जोर से चुटकी काटी है। मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। मान लो तुम इश्क की बीमारी में गिरफ्तार हो चुकी हो। हमारे प्रोफेसर साहब का इश्क तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। कांधे पर चुटकी काटने की वजह से चुटकी काटने वाली जगह रब करते हुए सी सी करती हुई भरपूर एक्टिंग के साथ अपनी बात पर डटी हुई बेड पर सीधी लेट गई। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया है कि मुझे हमारे प्रोफेसर से इश्क नहीं है? क्या 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 कहा, फिर से कहो। माही की बात पर शिफा चौंकते हुए तजस्सुस भरी नजरों से इसे देखते हुए आलती पालती मारकर बिल्कुल इसके सामने बैठ गई थी, जैसे इसे इसकी बात पर इसे यकीन ही ना आ रहा हो। क्या मेरी कानों ने सही सुना है? इसकी मुस्कुराहट को देखकर एक बार फिर शिफा ने फटी हुई नजरों से इसे देखते हुए अपना सवाल दोहराया। हाँ, तुम्हारे कानों ने बिल्कुल सही सुना है। इन बेचारों को इतना
मत साफ करो, तुम्हारी कुव्वतें समात बिल्कुल ठीक हैं। मेरी जान। शिफा को अपने कान में उंगली डालकर साफ करते हुए देखकर माही छूट गई। यार तुझे नहीं लगता कि तूने गलत जगह दिल लगा लिया है? पहली बात कि यार वो हमारा प्रोफेसर है, और दूसरी बात कि वो काफी संजीदा मिजाज लगता है, और तीसरी बात अगर इन दोनों बातों को छोड़ भी दिया जाए तो क्या प्रोफेसर तुम्हारी इस मोहब्बत को कबूल कर लेगा? वो तुमसे एज में भी ठीक ठाक बड़ा है। क्या तेरे घर वाले राजी हो जाएंगे? मुझे तो लगता है तुमने गलत जगह दिल लगा लिया। पागल लड़की इसके सर पर हाथ मारते हुए एक साथ सारी बातें बोल गई, जो अभी तक सिर्फ मजाक ही माही को तंग कर रही थी। मगर माही के मुंह से इकरार मोहब्बत सुनकर शिफा को बहुत बड़ा धचका लगा। मैं यार अपने घर वालों को मना लूंगी, मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मुझसे जितनी मोहब्बत करते हैं मेरी ख्वाहिश को रद्द नहीं करेंगे। यार एज में बड़ा है तो कहाँ लिखा है एज में बड़ा आदमी से शादी नहीं की जा सकती या मोहब्बत नहीं की जा सकती, और कहाँ लिखा है प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट या स्टूडेंट अपने प्रोफेसर से मोहब्बत नहीं कर सकती। और तीसरी बात, कोई बात नहीं अगर वो संजीदा है तो। मैं बहुत ज्यादा बोलने की आदी हूँ, मैं इस जगह भी बोल लिया करूंगी। माही ने सारी बातों का एक साथ हल लिस्ट बनाकर शिफा के हाथ में थमा दिया। माही मेरी जान, तुमको सर से लेकर पांव तक प्रोफेसर के इश्क में डूब चुकी हो। मेरी बहन, अल्लाह तुम्हारी इस बीमारी में मदद करे। वैसे मुझे लगता है तुम्हारी ये बीमारी लाइलाज हो चुकी है। शिफा एक्टिंग करते हुए दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थी। इसकी एक्टिंग पर माही की हंसी छूट गई। इसको यूं हंसते देखकर शिफा भी खिलखिला के हंसी थी। दोनों खीखी आवाजें रूम से बाहर जा रही थी। लड़कियों, खीखी बंद करो, बंद करके चुपचाप सो जाओ, सुबह तुम लोगों को टाइम से उठा दिया जाएगा। हाउस कीपर की गर्जदार आवाज बाहर से आई तो शिफा और माही दोनों अपने मुंह पर हाथ रख लिया और दबी दबी हंसी में हंसने लगी ताकि बाहर आवाज ना जाए। साईं, साईं, खुदा के लिए मेरे ऊपर से हट जाए कि आज की रात मुझे मार ही दे। मार कर ही अपने सारे हक वसूल करेंगे। खुर्रम जो इसके वजूद की को को रानाइयों को कोसे अपने हक वसूल करके कुछ देर के लिए गहरी नींद में चला गया था। इसकी सख्त शिद्दतों से बिया के नाजुक टूटे हुए वजूद को भी कुछ देर के लिए सुकून मिला तो इसकी भी आंख लग गई। मगर अपने रुकते हुए सांस और अपने ऊपर वजन महसूस करके बिया की गहरी नींद एकदम आंख खुली तो झुंझलाकर साईं के कांधों पर हाथ रखते हुए इसे हिलाकर अपने ऊपर से हटने को कहा। बिया की बच्ची इंसानों की तरह नहीं उठा सकती, आज के बाद अगर इस तरह उठाया तो जान ले लूंगा। किसी की इतनी जुर्रत नहीं कि खुर्रम को इस तरह से उठाए। गहरी नींद में बिया ने सख्ती से हिलाया तो खुर्रम का मूड खराब हो गया। साईं, और कोई धमकी दे, सारी रात आपने यही काम किया है। गलत इल्जाम दे रही हो बिया जान, तो तुम्हारी जरूर निकालूंगा, मगर पहले पूरे हक से तुझे रुखसत करके हमेशा के लिए अपने दस्तरस में ले लूं। बिया के मुंह बसोरने के अंदाज पर खुर्रम के लब मुस्कुरा उठे। कुछ देर पहले वाला गुस्सा हवा हो चुका था। तो साईं, इसका मतलब है कि आपको लगता है कि आपने मुझ पर रहम खाया है? इससे आगे भी हलकान करना बाकी था। बिया ने मायने खेज नजरों से देखते हुए सवाल पूछा। हाय बिया रानी, इसीलिए तो कहा है कि खा पी कर तगड़ी हो जाए। अभी तो तुमने अपने साईं के रंग देखे कहाँ हैं? ये तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो मैंने तुम्हें रुखसती के बाद दिखाऊंगा। इसकी छोटी सी नाक के साथ अपनी नाक को रगड़ते हुए बहुत कुछ जता गया। चेहरे पर कुछ हवा की लाली के रंग वाजे हुए। साईं प्लीज आप मुझे जाने दें। साईं को वापस अपने टोन में आते देखकर बिया की जान निकल गई। सुबह के तकरीबन 4 बजने वाले थे। अब बिया के नाजुक वजूद में साईं की शिद्दतें सहने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वो मचल उठी थी कि साईं वापस इसी मूड में आने से। हाय बिया, लफ्जों को लंबा खींचते हुए आह भरी। आज तेरे हुस्न को करीब से देखा तो अफसोस हो रहा है कि क्यों इतने साल तेरी इस कमसन उम्र को मद्देनजर रखते हुए मैं तेरे वजूद की खूबसूरत रानाइयों से महरूम रहा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा तुझे अपने कमरे से भेजने का, पर मजबूरी है। चली जा, बस इसी हफ्ते के अंदर अब्बा साईं से तेरी रुखसती करवा लूंगा। लबों के गरम गरम लम्स इसके चेहरे और पंखुड़ियों पर छोड़ने लगा। इसका बिया को रूम में भेजने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। रूम से जाने का सोचकर फिर तो वो बेकरार होता चला गया। अपने लबों के लम्सों की हिद्दत से इसे दो चार करने लगा। साईं परियों अचानक से रुखसती का कहेंगे तो ताया बस सवाल तो उठाएंगे ना कि इतनी जल्दी क्या है? वो मेरा मसला है, तुझे इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि अब्बा साईं के दिमाग में ये सब सवाल आएगा। इन सब सवालों का जवाब मैं खुद दे लूंगा। और जितने दिन अब्बा साईं को मेरी बात समझ नहीं आती, बिया रूम की कुंडी मत लगाना। अब हर रात मुझे अपनी बीवी की जरूरत होगी, तेरे पहलू से दूर नहीं रह सकता।
یہ بات میں نے آج ہی کلیئر کر دیتا ہوں کہ اگر تم نے کوئی ڈرامے بازی کی تو میں سوچ لینا کہ تیرے کمرے سے اٹھا کر لانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر اس کے بعد جو تیرا حشر ہوگا اس کی ذمہ داری تو خود ہوگی، اس لیے مجھے کچھ بھی غلط کرنے کا موقع مت دینا اور انتظار کرنا میرا ابا سائیں اور اماں سائن کے سونے کے بعد تیرا یہ سائیں تیرے پاس ہوگا۔ اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو مجھے اپنے کمرے میں رکھ یا تم میرے کمرے میں آ۔ بنا بیا کی رضامندی جانے اپنا فیصلہ سنا چکا تھا، وہ ایسا ہی تھا اپنے فیصلے سنانے کا عادی۔ بیا چپ چاپ ہاں میں سر ہلا گئی، کیونکہ نہ کی گنجائش تو تھی ہی نہیں۔ جو کہہ رہا تھا وہ کرنے کی پوری طاقت رکھتا تھا، اور جتنا بد دماغ تھا ڈرتا تو وہ کسی سے نہیں تھا۔ احمد مجھے چھوڑ دے، مہک نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ کیوں بیبی، ڈال کو شرم آتی ہے؟ احمد جان بوجھ کر چھیڑا۔ پلیز احمد چھوڑ دیں، میرے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں۔ انہوں نہیں چھوڑتا تاکہ اب کبھی نہیں چھوڑتا، نہ کبھی چھوڑوں گا، جو کر سکتی ہو کر لو، پورے حق سے دھونس جماتے ہوئے بولا۔ احمد نے مہک سے ٹاول مانگا تھا اور مہک ٹاول پکڑانے کے چکر میں خود پھنس گئی، کیونکہ احمد اس کی کلائی کو پکڑ کر اندر کھینچ چکا تھا اور اب اسے اپنے ساتھ لگائے شاور کے نیچے کھڑا، اور مہک شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، اس کے چوڑے سینے کے نزدیک کھڑی ہوئی تھی، اس کے سینے پر پانی کی بوندیں شاور سے گر کر ٹپ ٹپ کر رہی تھی۔ میرے پیارے شوہر، میں نے کب کہا ہے مجھے چھوڑیں، اور اگر آپ نے چھوڑا بھی تو یاد رکھے گا کہ آپ کی جان لے لوں گی۔ مہک نے ساری جھجک اور شرم بلائے طاق رکھتے ہوئے اس کے برہنہ سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو خود کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ اپنی باہوں کی گرفت اس پر مضبوط کر کے ایسے اپنے سینے میں چھپاتا چلا گیا۔ وہ تو تم پہلی نظر میں ہی لے چکی تھی، اب کتنی بار اپنے معصوم شوہر کی جان لوگی؟ اس کی بند آنکھوں کو اپنے ہونٹوں سے چومتے ہوئے لبوں کی حدت دے رہا تھا۔ ہاں ہاں، ویری فنی، معصوم وہ بھی آپ؟ شادی کے بعد جتنے روپ آپ کے کھل کر میرے سامنے آ چکے ہیں، اس کے بعد تو کہیں سے بھی آپ معصوم نہیں لگتے میری جان۔ اگر اپنی چیز کو بلا جھجک پورے حق سے اپنا کہنا، اسے محبت سے چھوڑنا، اس کی دیوار کے ساتھ شاور کے نیچے پن کیے ہوئے اس کے گردن میں منہ چھپائے گمبھیر آواز میں من منائی کرتے ہوئے بولا۔ اپنی محبت کو محسوس کرنا، اس کے جسم پر اپنی وار فختیاں لٹانا، اگر تمہاری نظروں میں یہ معصومیت نہیں تو ٹھیک ہے، میں ہر چیز اس کے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ احمد نے اس کی کان کی لو اپنے ہونٹوں پر چھوتے ہوئے آنکھیں بند کیے اس کی تیز ہوتی سانسوں کو دیکھا تو اس کے انابی لب مسکرا کر پھر سے اپنے کام پر لگ گئے۔ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے پر گردن پر اپنی محبت کے نشان سخت کر رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر فوکس کرتے ہوئے جس پر شاور سے گرتا ہوا پانی شبنم کے قطروں کی طرح کھڑا بے اختیار اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیے پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے ہونٹوں کی نمی کو بھی پوری ایمانداری سے اپنے اندر لے جا رہا تھا۔ احمد، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پر زور دیتے ہوئے آنکھوں کو بند کیے ہوئے آج پہلی بار وہ اظہار محبت اپنے آپ کر رہی تھی۔ وہ مدہوشی سے کیفیت میں بولی۔ احمد کی محبت لمس اسے شاور کے نیچے بھی کھڑے ہوئے جھلسا رہے تھے، دل کی دھڑکنیں کی بہتر تھی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری جان تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرو اور میں تم سے عشق کروں۔ میں تو تم سے پہلی نظر میں ہی عشق کرنے لگا تھا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، وہ کہتے کے ساتھ اس کی نم ہونٹ اس کے تر ہونٹوں پر رکھ کر اس کے ہونٹوں پر گرفت سخت کر دی۔ وہ بہتا ہوا اس کے اوپر گرے ہوئے اس سے وار کے ساتھ بند کر کے نمی کے ہر آخری گھونٹ کو اپنی طرف اڈالتے ہوئے اس کی تیز ہوتی سانسوں کو دھڑکنوں کو پوری طرح سے اپنے دل پر محسوس کر رہا تھا۔ احمد، پلیز مجھے جانے دیں۔ نہیں، ممکن نہیں ہے میری بیبی ڈال۔ آپ کے زپ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھٹکے سے صرف زپ کو کھول دیا، کمر کی زپ کھول کر کرتی کو اس کے کاندھوں سے سرکا کر کاندھے پر اس کے اپنے لب رکھتے ہوئے لبوں کے نرم گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ مہک نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو گرنے سے بچا رکھا تھا۔ کرتی کاندھوں سے کچھ زیادہ ہی نیچے ہونے لگی تھی، اس کے لب گردن سے ہوتے ہوئے دل کے والے مقام پر آ گئے تھے۔ وہ آنکھیں بند کی ہوئی اس کے لبوں کی گستاخیاں دل والے مقام پر محسوس کرتے ہوئے تڑپتی سی رہ گئی، اس کے وجود پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے۔ نیچے جھک کر لب اس کے پیٹ پر رکھے تو مہک کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی، اس کے لب اتنی دیر پانی میں پھینکنے کے بعد بھی انگارہ بنے ہوئے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے ہاتھ مضبوطی سے رکھ کر اس کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے ہوئے دیوار کے ساتھ پن کیے ہوئے تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کے رحم و کرم پر کھڑی ہوئی تھی، اسے پتا تھا کہ اب احمد اپنی من مرضیاں کیے بنا نہیں ہٹے گا، تو مزاحمتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔
अस्सलाम वालेकुम अब्बासाइन, कैसे हैं? खुर्रम ने आज बहुत दिनों के बाद बड़ी तहजीब से अपने बाप के पास बैठते हुए सलाम कहा। चौधरी साहब जो बैठे हुए अपनी मुंशी इम्तियाज से ज़मीनों के बारे में बातचीत कर रहे थे, खुर्रम के इतने तहजीब वाले सलाम के बाद इसका यूं पास बैठना चौधरी साहब को हैरान कर गया। इम्तियाज ज़रा बाहर जाके देख के सूरज इसी सिमत निकला है जहाँ से रोज़ निकलता है। चौधरी साहब भी बाज नहीं आते थे खुर्रम पर ताने कसते हुए इम्तियाज से मुखातिब हो गए। अब्बा साईं, खुदा के लिए कभी तो मुझ पर यह ताना कशी बंद कर दिया करें। खुर्रम जो सोचकर आया था कि अपने अब्बा साईं के साथ किसी तरह की बहस नहीं करेगा, मगर चौधरी के पहले जुमले से ही आग भगोला हो गया। मगर फिर लहजे को संभालते हुए गुस्सा जब्त कर गया, क्योंकि इसे अपने अब्बा साईं के साथ जरूरी बात करनी थी। जब सालों में एक बार आकर अपने बाप को इज्जत वाले मकाम पर बिठाकर सलाम करेगा तो मेरा हैरान होना तो लाजिम है। इम्तियाज को हाथ के इशारे से जाने को कहा। चौधरी साहब अंदाजा लगा चुके थे कि खुर्रम कोई खास बात करने आया है, इसलिए गुस्से को जब्त करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसकी फितरत में बिल्कुल बिल्कुल शामिल नहीं था। हाँ बोल, क्या कहने आया है? चौधरी साहब बात को घुमा के सीधे मुद्दे पर आ गए। टांग पर टांग रखे हुए हुक्के के लंबे लंबे कश ले रहे थे। धुआं साइड पे मुंह करते हुए छोड़ रहे थे। अब्बा साईं, बिया को मेरे साथ रुखसत कर दें। खुर्रम भी बिना बात को ठहराव दिए हुए सीधा अपने मुद्दे की बात पर आ गया। क्या सुबह सुबह नशा करके आया है? चौधरी साहब एकदम से रुखसती की बात सुनकर हुक्का पीना भूलकर खुर्रम को घूरने लगे। अब्बा साईं, अब मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा, वो मेरी मंग है बचपन से, और अब हम दोनों इस काबिल हो गए हैं कि अपना घर संभाल सके। तो आप बिया की रुखसती करवा दें मेरे साथ। करवा दूंगा, पहले किसी भांडे का ढक्कन बनकर भांडे का ढक्कन बन ले। मैं इस यतीम बच्ची को रोता हुआ नहीं देख सकता। अब्बा साईं, आपको बिया की तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, मैं इसको खुश रखूंगा, इस बात की फिक्र ना करें। खुर्रम आज दिल से अहद करके आया था कि इसने अब्बा साईं के साथ कोई पंगा नहीं लेना। ये तुझे अचानक रुखसती वाला दौरा क्यों पड़ गया? अब्बा साईं, आप एक बात बताओ, क्या आप मेरे साथ आराम से किसी मसले को सुलझा क्यों नहीं सकते? खुर्रम की कोशिश के बावजूद चौधरी के सख्त जुमलों से खुर्रम के अंदर उबाल उठ रहे थे। मसले को सुलझा देता हूँ, पहले अपने पैर जमा, अच्छी तरह किसी काम काज कर और ये सारे अपने काले धंधे छोड़ दे, यार बेलियों की गंदी महफिलें छोड़, इसके बाद रुखसती कर दूंगा। हो गया मसला हल। अब सुबह सुबह मेरा दिमाग मत चाट। चौधरी साहब वापस से अपने हुक्के के कश लगाने लगे। आपसे मेरी कोई खुशी हजम नहीं होती। अब अगर सीधे तरीके से रुखसती चाहता हूं तो नहीं कर रहे। कल को आपकी लड़की को भगा कर ले जाऊंगा तो फिर ठीक रहना। उठते हुए खुर्रम ने भी अपने दिल की भड़ास निकाल ली, क्योंकि इसे पता था कि यहाँ पर फिलहाल के लिए दाल नहीं गलने वाली। बस तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से खोते दे पुत्र, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं बिया धी को तेरे साथ रुखसत करूं। जाते हुए खुर्रम का ये बोलना चौधरी साहब को तैश दिला गया था। चौधरी साहब ने अपना चमड़े का गुस्सा उतारते हुए इसके पीछे खुर्रम की कमर पर दे मारा। चौधरी साहब, खुदा का खौफ करें, जवान औलाद पर कोई इस तरह हाथ उठाता है। बरामदे में आती हुई खुर्रम की माँ, जो इस नज़ारे को देखकर हक्का बक्का हो गई थी, तो अपने पुत्र की साइड लेना बंद कर। खोता मुझे धमकी देकर गया है कि अगर मैंने बिया की रुखसती ना की तो बिया को भगा कर ले जाऊंगा। इस बगैरत से पूछ कोई कर की इज्जतों को ऐसे बातें करता है। बिया इसकी मंग है, इसके निकाह हुआ है, बीवी है इसकी। एक ना एक दिन रुखसत कर ही दूंगा। सिर्फ इसको सुधरने का बोल रहा हूँ, मुद्दे की बात पर नहीं आया और जाते जाते ये बकवास करके मेरा दिमाग खराब कर गया है। चौधरी साहब गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। चौधरी साहब ठंडे हो जाएं और बैठे मेरी बात सुने। अगर वो बिया को रुखसत करवाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? बिया को कौन सा रुखसत होकर किसी और घर में जाना है? सिर्फ एक कमरे से दूसरे कमरे में ही तो जाना है, पानी बाकी तो कुछ नहीं बदलेगा। तो क्यों जवान औलाद के साथ इस तरह बहस कर रहे हैं? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि वो अपनी मुंह से बिया की रुखसती चाहता है। हमेशा आपको यही फिक्र तो रहती थी कि पता नहीं ये बिया को पसंद भी करता है या नहीं, बिया को खुश भी रखेगा या नहीं। अगर वो खुद से कदम उठा रहा है तो की बीच में आप इस तरह बातें करके इसका दिल बदजन कर रहे हैं। वो तो पहले से बागी है, आपके इनकार से वो और बागी हो जाएगा। खुर्रम की माँ ने पास बैठते हुए मसले को सुलझाने की कोशिश की। देख खुर्रम की माँ, मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ, मेरा भी वो इकलौता पुत्र है, मैं इसको बड़ा प्यार करता हूँ। तुम्हें बाहर के मामलात का नहीं पता। इस एसीपी ने शामिर मलक के साथ अच्छी खासी दुश्मनी मोल ले ली है।
कितनी मुश्किल से इसे मैंने इसके चुंगल से छुड़वा कर ले आया था, वरना तो वो अगर गांव वालों की जमीनों का लिहाज करते हुए हमारी शर्त को ना मानता तो इसको ऐसे केस में अंदर डालता कि इसकी 7 पुश्तें याद रखती। एसीपी कितनी कुत्ती चीज है, इसको तो इसकी पहुंच का भी अंदाजा भी नहीं है। ऐसे ही नहीं इसका ट्रांसफर हमारे गांव में करवाया गया। इसको खोते को मेरी बात समझ नहीं आती। मैंने इसको इतना समझाया है कि एसीपी से दूर रहे, मगर मेरी सुनने में अब भी ये बात आ रही है कि इसके कुत्ते दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। अब मुझे बता कि ऐसे में बिया की रुखसती इसके साथ कैसे करूं? वो बच्ची खामखा इसकी परेशानियों में घिरी रहेगी। वो बेशक एक ही घर में है, मगर इसकी पहुंच से फिलहाल दूर है। अब इसमें किधर गलत हूँ? चौधरी साहब, मैंने कब कहा कि आपके पुत्र से प्यार नहीं करते? आप आप गलत हो। बस मैं तो ये कह रही थी कि आपने सख्ती से कहीं ये बागी ना हो जाए। जैसा भी है, हमारा तो औलाद है। चौधरी साहब की बात सुनकर वो भी परेशान हो गई थी। आज अम्मी जान को दुनिया से रुखसत हुए 1 महीना हो गया, मगर रोमांचा अब भी वही रूटीन थी। लेट घर आना, सुबह जल्दी जाना, खाने को सिर्फ चंद लुकमे लेना, जैसे जिंदगी पर एहसान कर रहा हो। मिरहा और मीरा बहुत परेशान थी शाह की हालत को लेकर। इनकी शादी को पूरा 1 साल होने वाला था। शाह ने तो अपनी जिंदगी को इसी वक्त में कैद कर लिया था जिस दिन अम्मी जान इस दुनिया से गई थी। इनको तो ये भी याद नहीं था कि आज इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी है। मगर मिरहा और महक ने मिलकर रोमान शाह के लिए एनिवर्सरी का सरप्राइज प्लान किया। लीजिए मैडम, हमने तो पूरी तैयारी कर दी है। अब इससे आगे का तुम संभाल लेना, क्योंकि इससे आगे हमारा जाना मना है। महक ने मीरब को तंग करते हुए कंधा मारा तो मीरा भी हंसने लगी। आज बहुत दिनों के बाद घर में खुशी का माहौल था। घर की दीवारें तो जैसे खुशियां ही भूल चुकी थी। मीरब बहुत ज्यादा नर्वस थी। इसे अंदाजा नहीं था कि शाह का क्या रद्द-ए-अमल होगा। वो ये सब गलत तो नहीं कर रही थी, कहीं शाह इसे अपने गम गलत तो नहीं समझेगा, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे सवाल इसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। वो ये सब कुछ अपने शाह को ठीक करने के लिए कर रही थी, मगर इसका दिल डर रहा था कि इसके शाह कहीं ये ना समझ ले कि वो इसका गम नहीं समझ रहे और बीच में ही अपनी खुशियां ढूंढने लगी है। मैडम, अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो अभी हमें मंजरे आम से गायब समझ रहे हैं। प्लीज कोई चाय पानी पिला दें ताकि हम लोग तुम्हारे शाह के आने से पहले चले जाएं। फिर हम भी अपना ख्याली पुलाव बनाना या असली बिरयानी। इसे ख्यालों में गुम देखकर महक ने इसे छेड़ा। मिरहा और महक दोनों हंस रही थी मीरब की शर्माई हुई शक्ल देखकर। मिरहा मिरहा का भी आज रात अपने ससुराल जाने का मूड था। मीरब मीरब से तो इसने ये बहाना बनाया कि वो जब से आई है इसने अपने ससुराल का चक्कर नहीं लगाया। वो अपने ससुराल वालों को भी टाइम देना चाहती है। आखिर वो भी तो इस घर की बहू थी। मगर असल बात ये थी कि वो मीरब और अपने भाई के बीच में हड्डी बनकर नहीं रहना चाहती थी। वो दिल से ये चाहती थी कि इसका भाई और भाभी अपनी पहली एनिवर्सरी को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करें। अगर वो घर में रुकती तो मीरब और रोमान शाह इसे केक कटिंग के वक्त जरूर इनवाइट करते, जबकि मिरहा ऐसा नहीं चाहती थी। अपनी अम्मी जान के जाने के बाद मिरहा अपने भाई और भाभी की जिंदगी को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती थी। अपने मायके को यूं गमों के अंधेरे में देखना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। हर लड़की की यह ख्वाहिश होती है कि इसका मायका हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे, जहाँ पर भाइयों की औलादें खेले। जिसके मायके के आंगन में कभी वो अपने भाई के साथ खेला करती थी। मीरब चाहती थी कि इसके घर के आंगन में रोमांच शाह की औलाद खेले। हर तरफ रौनकें लगी हों, हमेशा इसके घर में खुशियों का बसेरा हो। मगर इस वक्त घर की हर दीवार पर गमों ने अपने सतून चढ़ रखे थे। फिजा में गम और दुख की लहरें बिखरी हुई थी। हर तरफ वीरानियों का शोर था। अम्मी जान कह के एक वजूद से घर में से इतनी रौनक थी कि ये तो इनके जाने के बाद एहसास हुआ। मगर अब मेरा दिल से ये चाहती थी कि इसके जाने से पहले सब कुछ नॉर्मल हो जाए। बेशक अम्मी जान की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता था। माँ का तो कोई नेमुल बदल नहीं होता। बेशक माँ के जाने के बाद घर पे बेरौनक हो जाते हैं, मगर जिंदगी तो जीने का नाम है, जिसे हर हाल में जीना होता है। क्या बात है मैडम, पहले मीरा ख्यालों में खोई हुई थी और अब तुम खैरियत तो है? महक ने मीरा को गुमसुम देखा तो न रह सकी, इसने पूछ लिया। मीरा चाय का इंतजाम करने किचन में जा चुकी थी। मीरा अपने दिल का गम महक के साथ शेयर करने लगी। वो हाथ में पैकेट लिए हुए कब से घबराहट का शिकार हुए खड़ी, इसके होश साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए ये सब करना आसान नहीं था। एक ही पैकेट शाह ने इसे बहुत पहले लाकर दिया, जब अम्मी भी हयात थी। मगर मीरब ने इस पैकेट को कभी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि शाह इसके अंदर जो गिफ्ट के बारे में बहुत गहराई से बता चुका था।
जिसे पहने हुए देखना शाह की ख्वाहिश थी, मगर मीरब में ये हिम्मत नहीं थी कि वो शाह को ये पहन कर दिखाती। मगर आज अपने शाह को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए ये कदम उठाने वाली थी। शर्मो हया इसे कदम शर्मो हया से कदम बढ़ाने नहीं दे रही थी, मगर दिल था जो ये कह रहा था कि अपने शाह को मनाने के लिए मीरब, इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। वो दिमाग और दिल की कश्मकश में घिरी हुई कब से पैकेट को हाथ में लेकर खड़ी थी, जबकि महक और मिहरा जा चुकी थी। मिहरा जाते जाते हुए मुलाजमीन को भी डिस्टर्ब नहीं करने का बोलकर गई थी। मीरा, थोड़ी हिम्मत करो, अब तुम अपने शाह को वापस वैसा बनाना चाहती हो तो क्यों तुमसे हिम्मत नहीं हो रही। मीरा खुद को दिल कर खुद कॉल करने के लिए खुद से बात कर रही थी। वो पैकेट को हाथ में थामे हुए एक लंबी सांस लेते हुए जैसे अपना इरादा पुख्ता कर रही हो। बीबी, तुम बहुत हॉट हो। दोनों शावर के नीचे के नीचे खड़े हुए थे। इसके पूरे वजूद पर अपने गीले होंठों के सुलगते हुए लम्स छोड़ते हुए ऊपर से गंभीर आवाज में सरगोशियां करते हुए इसे खुद में समेटने पर मजबूर कर रहा था। वो इसके सीने में चिपकी हुई गहरी सांसें ले रही थी। इसके तूफानी जज्बातों को इसके होंठ इसके पूरे वजूद पर बखेर रहे थे, पर फसूर मायने खैज अंदाज में इसलिए इम्तिहान बन चुका था। अहमद, प्लीज मुझे जाने दें। वो धड़कनों की रक्त से इसके हाथों में मचल रही थी। इसकी सरगोशियां इसके लबों से कहीं ज्यादा गुस्ताखियां कर रही थी। वो इसकी जान को मुश्किल किए हुए था। बेबी, कैसे जाने दूं? मेरी जान, इतनी हॉटनेस दिखाकर अब तुम जाने का कह रही हो? तुम बच्चे की जान लोगे क्या? बाहों को कसते हुए इस पर गिरफ्त और भी मजबूत कर गया। इतनी गहरी नजरों से इसके खूबसूरत वजूद के रनाइयों को देखकर लबों से सरगोशियां करते हुए इसे हलकान कर रहा था। महक का दिल कर रहा था वो कहीं छुप जाए, मगर वो जालिम बिना इसे राह फरार भी तो नहीं दे रहा था। इसे कोई जगह नहीं मिली तो गनीमत समझते हुए इसने सीने में सच को छुपा लिया। इसकी नजरें इसके वजूद से आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। आई लव यू माई ब्यूटीफुल वाइफ। इसे तेज धड़कनों से शर्माए हुए अपने गले से लगे देखकर अहमद ने इसे अपने बाहों की हिरासत में लेते हुए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया, और इसके मोहब्बत से आई लव यू के जुमले ने महक के दिल को एक बार फिर से सरशार कर दिया। बीवी हूँ मेरी, मोहब्बत से तुम्हारी रानाइयों को छूने और चूमने का देखने का पूरा हक है मुझे। महक के घबराने पर अहमद इसे अपनी मोहब्बत की पनाहों में लिए इसका होने का एतराज करते हुए अपनी इज्जत कह रहा था। इसकी बात इसके लबों में अधूरी रह गई, क्योंकि जो हुआ इसके लिए खुशी से कहीं ज्यादा हैरत ज्यादा था। इसने अपनी चिन पर महक के लबों का लम्स महसूस किया। महक इस चिन पर अपने लब रखकर नरमी से चूमते हुए अपनी पंखुड़ियों को इसकी गर्दन पर टच करते हुए शर्माते हुए वापस सीने से सर लगा गई। ये सब इसने इतना अचानक किया और फास्ट किया कि अहमद को खुद को यकीन दिलाना पड़ा कि ये सब बहुत नहीं हकीकत है। ठंडी आह भरते हुए वो मुस्कुराया। थैंक यू सो मच इस मोहब्बत का, इससे पहले लम्स का, जो तुमने खुद से मेरे नाम किया। ये मेरी जिंदगी में हमेशा स्पेशल रहेगा। आई लव यू सो मच। इसके माथे पर लब रखकर अकीदत भरा लम्स छोड़ते हुए अहमद पुरजोश अंदाज से कह रहा था, जैसे वो लम्स ना हो इसे दुनिया की कौन सी दौलत हासिल हो गई हो। वो महक के नजदीक से नजदीक तर हो चुका था, मगर ये लम्स इसके लिए स्पेशल था, क्योंकि ये लम्स महक ने पहली बार खुद से अहमद पर हक जताते हुए दिया। ये लम्स इस बात का इतराफ था कि वो पूरी तरह से इसकी मोहब्बत में रंग चुकी है। ये लम्स मोहब्बत से इश्क में बदलने का नाम था। ये लम्स महक से महक अहमद अलवी बनने की दलील थी। जब महक ने बेहद बेचैन होकर इसके कमरे के गिर्द सख्ती से बाजू हमाइल करके इसके कुशादा सीने पर मुंह छुपा लिया, अहमद अलवी इसके इस अमल पर बेतहाशा हैरान हुआ। नरमी से इसके बालों पर लब रखे आंखें बंद किए हुए खड़ा, जैसे कि खुद को इस लम्स का यकीन दिला रहा हो। एक औरत के लिए मर्द का मोहब्बत भरा लम्स जो मायने रखता है, मर्द के लिए भी औरत की मोहब्बत और इसके लबों का लम्स इतने ही अहमियत का हामिल होता है। ये बात कोई किसी मर्द से के दिल से पूछे, मर्द तो हमेशा अपनी मनचाही औरत, अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत, अपनी महरूम पर अपने रंगों की मोहब्बत की बारिश बरसाता रहता है, जबकि लड़कियां हमेशा अपने शर्मो हया की चादर में लिपटी हुई इस हद को क्रॉस करने में बहुत टाइम लगा देती हैं। जबकि एक मर्द भी अपनी बीवी से इसी मोहब्बत भरे लम्स की तवक्को रखता है, जिस लम्स को पाकर इस वक्त अहमद मदहोश सा हो रहा था।